नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में पढ़ाए गए विषय को आपने अच्छी तरह समझा होगा, ऐसी मुझे आशा है। और अब हम रचना के आधार पर वाक्य के दो अन्य भेदों को आज पढ़ेंगे, जो हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आइए देखें कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की रचना कैसी होती है। सरल वाक्य के बाद हम देखेंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है बच्चों? जिस वाक्य में दो सरल वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि इस तरह के वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं जो एक विशेष शब्द, जिसको हम योजक कहते हैं, उससे जुड़े होते हैं। और योजक का अर्थ ही है जोड़ने वाला शब्द। तो दो सरल वाक्य एक योजक की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, और इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं हम? संयुक्त वाक्य। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, वह घर आया और उसने भोजन किया। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? दो तरह के सरल वाक्य हैं और किससे जुड़े हैं? इस और शब्द की सहायता से जुड़े हुए हैं। दूसरे वाक्य में क्या है? दर्शन को कलम लेनी थी, इसलिए वह बाजार गया। तो यहाँ योजक शब्द क्या है? यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसलिए। इस शब्द द्वारा ये दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, योजक भी बच्चों कई तरह के होते हैं। यहाँ आप उदाहरण में सिर्फ दो योजक देख पाए थे, लेकिन योजक और भी होते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। इस तालिका को आप देखें, यहाँ योजक के प्रकार दिए हैं और उसका मैंने वाक्य में प्रयोग करके भी आपको दिखाया है। जो योजक होते हैं वो चार तरह के होते हैं, जिनमें पहले वो कहते हैं हम संयोजक, यानी दो सरल वाक्यों को ये जोड़ता है, संयोजन करता है, उनको आपस में संबंध बताता है उनका। और इसके लिए और तथा ये दो योजक का प्रयोग होता है। इसको उदाहरण से देखिए आप लोग। माता जी ने थैला उठाया, और या तथा दोनों में से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। बाजार की ओर चली। तो यहाँ क्या हुआ है? दो सरल वाक्य और या तथा की सहायता से आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरे तरह के जो योजक है उसको कहते हैं हम विभाजक। विभाजक होता है अलग करने वाला। यह यहाँ दो सरल वाक्य होंगे, लेकिन दोनों में अंतर मिलेगा, लेकिन वो जुड़े हैं आपस में। कैसे जुड़े हैं? योजक की सहायता से, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए वाक्य है, मैंने उसे बहुत समझाया, किंतु, लेकिन, पर या परंतु, इनमें से कोई भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक। वह नहीं माना। तो ये दो तरह के वाक्य, मैंने उसे समझाया इसका एक अलग अर्थ है, और वह नहीं माना, ये दो विपरीत तरह के वाक्य हैं और जुड़े हैं किससे? योजक की सहायता से। तो ये भी एक सरल वाक्य है। तीसरे तरह का जो योजक होगा उसको कहा जाता है परिणाम सूचक योजक। यानी यहाँ पर एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में हमको दिखाई देता है, और इसमें जो योजक प्रयोग होंगे वो है इसलिए, अतः, अन्यथा या वरना। इनमें से हम किसी भी योजक का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण में देखिए आप, वह अपराधी था, इसलिए या अतः, इसमें से हम कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। उसे सजा मिली। तो यहाँ जो बाद वाला वाक्य देख रहे हैं, ये पहले वाक्य का परिणाम है। इसे जो प्रयोग जोड़ते हैं योजक, वो है इसलिए या अतः। दूसरा वाक्य हमारा यहाँ पर है, वह मेरी बात मान लो, अन्यथा या वरना पछताओगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये दो वाक्य हैं और ये एक योजक की सहायता से जुड़े हुए हैं। चौथे तरह का योजक होता है विकल्प सूचक। विकल्प यानी कि दो में से कोई एक। तो यहाँ किस तरह का देखिए वाक्य है, काम करो या अथवा घर जाओ। ये दो जो वाक्य हैं देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, एक में है काम करो अथवा, ये विकल्प दे रहे हैं यहाँ पर कि पहला काम कर लो या दूसरा कर लो। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य की रचना आपने यहाँ देखी कि संयुक्त वाक्य कैसा होता है। संयुक्त का मतलब ही होता है दो एक साथ आए हुए वाक्य। तो इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो योजक प्रयोग होते हैं वही इसकी पहचान करा देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की तरफ।
मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य में एक प्रधान और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिए इसको आप लोग। फिर से मैं दोहराती हूँ, जिस वाक्य में एक प्रधान और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, यानी इस तरह का वाक्य कैसा होगा, उसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित होगा, या कई हो सकते हैं। मतलब यहाँ एक ही वाक्य में कई वाक्य जुड़े होंगे, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए आप, संयुक्त वाक्य से बिल्कुल अलग होंगे। कैसे अलग होंगे? यहाँ उदाहरण देखिए आप लोग। माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान खूब मेहनत करे जिससे जीवन में कामयाब बन सकें। यहाँ जो शुरू वाला वाक्य है, माता पिता चाहते हैं, ये क्या है? ये प्रधान उपवाक्य है। मैं आपको आगे बताऊंगी उसको प्रधान क्यों कहा गया है। और आगे का जो वाक्य है, उनकी संतान खूब मेहनत करे जिससे जीवन में कामयाब बन सके, ये है आश्रित उपवाक्य। जैसा आप नाम ही देख रहे हैं यहाँ पर, आश्रित का अर्थ होता है जो किसी पर निर्भर हो। अब ये जो बाद वाला वाक्य है, ये वाक्य पहले वाले वाक्य पर निर्भर है, क्योंकि उसका अर्थ तभी समझ में आ रहा है हमको जब हम शुरू वाले वाक्य को देखते हैं। और शुरू का वाक्य क्या है? माता पिता चाहते हैं। तो ये बाद वाला जो वाक्य है, अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पहले वाक्य पर निर्भर है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है? आश्रित उपवाक्य। और पहले वाले को, क्योंकि वो प्रधान वाक्य है इस वाक्य में, इसलिए उसको प्रधान उपवाक्य कहा गया है। उपवाक्य का मतलब क्या है? देखिए, आपने वाक्य पढ़े लेकिन उपवाक्य आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। वाक्य के एक छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य। यानी वो वाक्य के अंदर ही है लेकिन पूरा वाक्य नहीं है, पर अपने आप में एक वाक्य। जैसे माता पिता चाहते हैं, ये अपने आप में एक वाक्य है, लेकिन इस पूरे वाक्य में अन्य वाक्य भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ इसका एक छोटा हिस्सा है, इसलिए उसको वाक्य ना कह के उपवाक्य कहा गया है। इसको और समझेंगे। प्रधान या मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य भी कहा जाता है। इसे और देखिए, अच्छी तरह समझिए इसको। वाक्य का वह अंश जिस पर सारा वाक्य निर्भर हो या केंद्रित हो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। यहाँ देखिए जो वाक्य दिए हैं उदाहरण के रूप में, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने तुम्हारी सहायता की। तो ये जो रेखांकित वाक्य देख रहे हैं आप लोग, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, ये इस पूरे वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। दूसरे में क्या दिया है? यह वही देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। तो आगे के वाक्य को प्रधान उपवाक्य, क्योंकि उसके बिना बाद वाले वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तीसरा उदाहरण है, मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शुरू वाला जो रेखांकित वाक्य है वो है प्रधान उपवाक्य। क्यों प्रधान है? क्योंकि जो बाद वाला वाक्य आप देख रहे हैं जहां आप रहते हैं, अगर हम केवल इसी को लिखेंगे तो इस वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसका अर्थ कब निकलता है? जब हम इस पहले वाले वाक्य को उसके साथ जोड़ते हैं। इसलिए आगे का जो वाक्य है इसे हम प्रधान उपवाक्य कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे कि आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, वाक्य का वह अंश या भाग जो भावबोध कराने के लिए प्रधान उपवाक्य पर आश्रित या निर्भर हो। इसको ध्यान से देखिए आप कि वह आश्रित या निर्भर है, वह अपने आप पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है, निर्भर है वह, इसलिए इसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बीमार था। यहाँ बाद में जो वाक्य दिख रहा है आपको, जो बहुत बीमार था, इस वाक्य को देखकर यदि इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ किसकी बात हो रही है। इसे समझने के लिए हमें इस आगे वाले वाक्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा और तभी हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पूरी बात
क्या है। तो इसीलिए इस बाद वाले वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहा गया है। बच्चों, आश्रित उपवाक्य भी कई तरह के होते हैं, उसे आपको ध्यान से सीखना है और याद रखना है। आश्रित उपवाक्य 3 तरह के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इन्हें एक एक करके हम समझेंगे कि ये किस तरह पहचाने जाएं। पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहचानने के बाद ही आपको वो समझ में आता है और आपसे आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या है। वह उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह आया हो। जैसे अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। यहाँ जो आपका बाद वाला वाक्य है, उसके शिष्य अच्छे बने, ये आश्रित उपवाक्य है। और इसमें आप देखिए तो आपको शिष्य के बारे में, उसके शिष्य, ये वाक्य पहले वाले वाक्य से संबंधित है। ये अध्यापक की कामना है, वह चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। यहाँ पर वाक्य में किसी व्यक्ति या शिष्य समझ लें आप, उसके बारे में कहा गया है और यह क्योंकि व्यक्ति से संबंधित है इसलिए ये संज्ञा हो गया। इसके बाद अगला वाक्य देखिए आप, मेरा सपना है कि मैं एक वैज्ञानिक बनूं। दूसरे वाक्य में भी मैं शब्द संज्ञा में गिना जाएगा। यहाँ भी एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ। तीसरा वाक्य है, सभी चाहते हैं कि हम मिलजुल कर समस्या का समाधान निकालें। इसमें भी देखिए हमसे व्यक्तियों के बारे में पता चल रहा है और इसलिए ये भी संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ। अब आगे देखेंगे विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। वह उपवाक्य जो वाक्य में विशेषण की तरह प्रयोग हुआ हो। आपने विशेषण शब्द पढ़े हैं और आप जानते हैं कि ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताए, वही विशेषण शब्द है। तो यहाँ भी जो आपका आश्रित उपवाक्य होगा वह किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताएगा। इन उदाहरणों को देखिए आप। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। यहाँ जो रेखांकित वाक्य आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति सच बोलता है, तो यहाँ विशेषता व्यक्ति की है और इसकी पहचान के लिए देखिए जो शब्द आपको दिख रहा होगा ये विशेषता सूचक है, उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है जिसको कोई डरा नहीं सकता है। तो ये विशेषता व्यक्ति की है, विशेषण है यहाँ, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाएगा। अगला वाक्य है, जिस छात्र को पुरस्कार मिला वह मेरा मित्र है। इस दूसरे वाक्य में भी छात्र की विशेषता बताई गई है कि वह मेरा मित्र है। तीसरा वाक्य है, जिन लोगों को भ्रम था वे कुछ ना बोले। इसमें भी लोगों की विशेषता बताई गई है जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला और उनको भ्रम था। तो यहाँ पर तीनों वाक्यों में आपको विशेषता पता चल रही है और इस तरह के आश्रित उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहे जाते हैं। अब देखेंगे हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है। क्रिया विशेषण आश्रित और विशेषण आश्रित में थोड़ा समझने में भ्रम हो जाता है, उसे आप पहले अच्छी तरह स्पष्ट कर लें। विशेषण में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता रहेगी, लेकिन जब क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता कि क्रिया कब हुई, कहाँ हुई और कितनी मात्रा में हुई, तो क्रिया की विशेषता होगी। यहाँ तीनों वाक्यों में हम देखेंगे, जब भी जाना चाहो चले जाना। यहाँ देखिए जो रेखांकित वाक्य है आपका, जब भी जाना चाहो, यहाँ जब से समय के बारे में पता चलता हमको। जब से कोई न कोई समय होगा कि जब भी, किसी भी समय जब आप जाना चाहें चले जाएं, तो समय की विशेषता है बच्चों, और क्रिया के होने का समय पता चलता है। दूसरे वाक्य में देखें, जिधर देखो रेत ही रेत नजर आती है।
इस दूसरे वाक्य में क्रिया के स्थान के बारे में, जिधर से क्रिया किस जगह हुई है, देखने की क्रिया किधर हुई है, उसकी विशेषता पता चल रही है। तीसरे वाक्य को देखिए, जहाँ चाहो बैठ जाओ। यहाँ भी जहाँ शब्द से क्रिया के स्थान का पता चल रहा है। कहाँ बैठ जाओ? जहाँ, यानी जिस स्थान पर चाहो वहाँ बैठ जाओ। तो बैठने का जो कार्य है उसकी विशेषता यहाँ दी गई है। तो बच्चों, आश्रित उपवाक्य आप समझ गए होंगे वह क्या होता है और कितने तरह का है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखेंगे और उसमें आया आश्रित उपवाक्य, उसका कौन सा प्रकार है उसे भी देखेंगे। तो ये कुछ प्रश्न हैं, जैसे महान व्यक्ति वह है जो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता। यहाँ आश्रित उपवाक्य की बात की जाए तो विशेषता दिखाई देती हमको, ऐसे व्यक्ति की विशेषता जो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता है। तो ये विशेषता होने के कारण विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। दूसरा प्रश्न है, जब तक कहा न जाए तब तक यहीं प्रतीक्षा करो। इस पूरे वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रतीक्षा करो ये जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई गई है कि जिस समय तक कहा न जाए। तो क्योंकि क्रिया की विशेषता है इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। इस वाक्य में अध्यापक की जो कामना है कि उसके शिष्य अच्छे बने, यहाँ पर संज्ञा के विषय में बताया गया है। आपका आश्रित उपवाक्य उसके शिष्य अच्छे बने यहाँ पर है, तो उसके शब्द में ये शिक्षक के विषय में ही कहा गया और शिक्षक या अध्यापक एक संज्ञा शब्द है और इसलिए इस आश्रित उपवाक्य में संज्ञा की बात हुई है, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ। चौथा प्रश्न है, विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ देश की भावी पीढ़ी शिक्षा प्राप्त करती है। यहाँ पर इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य है आपका वो ये बाद वाला वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय नामक स्थान की विशेषता बताई गई है। तो जहाँ शब्द से देखिए ये स्थान का पता चलता है और जो स्थान होगा वो क्रिया के घटित होने का स्थान है, यानी क्रिया किस स्थान पर हो रही है जहाँ शब्द से उसका पता हमको चलता है। तो क्योंकि क्रिया की विशेषता है इसलिए ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। पांचवा प्रश्न है, मेरा मन चाहता है कि बादलों पर सवारी करूं। इस वाक्य में मन की कामना बताई गई है और मन की कामना भाव के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर भाव संज्ञा में गिने जाते हैं बच्चों और इसीलिए यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। छठा प्रश्न है, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। इस वाक्य में हम देखते हैं कि जब तक चाहो आश्रित उपवाक्य यहाँ पर है और ये विशेषता बताता है जब तक यानी जिस समय तक, और ये काम के होने की विशेषता है कि जिस समय तक चाहें। चाहना भी एक कार्य है, तो ये समय की विशेषता है और ये क्रिया के समय की विशेषता दिखती है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। तो ये कुछ उदाहरण थे आपको समझाने के लिए। आशा करती हूँ आप इसे समझ पाए होंगे और इसका अभ्यास करने के लिए बच्चों कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी और उसे आपको करना है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, देखिए। इन 10 प्रश्नों में आपको आश्रित उपवाक्य पहचानना भी है और वो कौन सा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित है या विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है, इसे भी आपको लिखना है। तो आपको इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कुछ परेशानी है तो आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ कुछ और प्रश्न हैं, इसमें आपको क्या करना है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। आप ये पाठ पढ़ रहे थे रचना के आधार पर वाक्य, तो इन 12 प्रश्नों में किस प्रकार का वाक्य है ये आपको पहचानना है। मैं आपके लिए एक बार और दोहरा देती हूँ। रचना के आधार पर कुल 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों में पहचानना है कि ये दिया हुआ वाक्य कैसा वाक्य है। ये सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या मिश्रित वाक्य होगा। तो मैं आशा करती हूँ आप इन सभी प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से सुना है और सीखा है। तो आप इन प्रश्नों को कर लेंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई समस्या है, कठिनाई है, तो मैं आपके साथ हूँ और आपकी सहायता करूँगी। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें। हम अगले पाठ और अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।